नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये बात तो बचपन में साइंस में आपने पढ़ी होगी, लेकिन अब पता चलता है इन दंगों के पीछे, जो दंगे देश भर में होते हैं ना, उन दंगों के पीछे भी एक साइंस होती है। दंगों की साइंस होती है और उस दंगों की साइंस को समझना जरूरी है। दंगों की साइंस क्या होती है कि जब कभी भी किसी इल्लीगल काम के खिलाफ कानून का हथौड़ा चले तो फिर दंगे कर दो। ये इस देश में दंगों की साइंस है। लेकिन इस साइंस का जो प्रतिपादन किया है वो किसी बड़े साइंटिस्ट ने नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने जो है पेड़ से सेब गिरा उसके बाद उसने इजाद कर दिया, किताबों में हम पढ़ा, ऐसा नहीं है। इस साइंस का इजाद जो है वो दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। अब देखिए ना, दिल्ली में जो अवैध अतिक्रमण करके इल्लीगल जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे, जब उन पर कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई के खिलाफ किस किस तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इसलिए मैंने कहा इसमें भी साइंस है। आज ये जो साइंस है ना, इसी साइंस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सच तो यह है कि दिल्ली के तुर्कमान जो गेट है वहां पर जो कुछ हुआ, वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद जिस तरह से वह दंगे भड़काने की कोशिश की गई, वहां हालांकि अब सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो कार्रवाई को रोकने की कोशिश हुई थी, जिस तरह से झूठ फैलाकर रोकने की कोशिश हुई थी, अफवाहें फैलाकर रोकने की कोशिश हुई थी और अफवाहें फैलाकर दिल्ली में दंगे करने की कोशिश हुई थी, उसमें समाजवादी पार्टी के एक नहीं बल्कि दो बड़े नेताओं का नाम आ रहा है। एक अभी भी सांसद है, एक पूर्व सांसद हैं, और उनके साथ बड़ी तादाद में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अब तक पुलिस ने ऐसे करीब 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जिन्होंने कार्रवाई शुरू होते ही सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया। झूठ फैलाकर जिन्होंने यह कहा कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि मस्जिद को हाथ नहीं लगाया गया, लेकिन दंगे भड़काने के लिए उन्होंने कहा मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, और उसके बाद दंगे करने की कोशिश हुई। लेकिन इस सारी कहानी जब आप सुनते हैं, सारी कहानी आपके सामने आती है, तो आपको कुछ और भी याद आना चाहिए, कुछ और भी इसका कनेक्शन है। वो कनेक्शन जानते हैं क्या है? वो कनेक्शन दिल्ली में, जो दरअसल दिल्ली में दंगे हुए थे सीए के खिलाफ, उसमें भी यही साइंस काम कर रही थी। अफवाहें फैलाओ, झूठ बोलो और एक्शन का रिएक्शन बताओ, उसमें भी यही साइंस काम कर रही थी। क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद है, दिल्ली में साल 2020 में जो दंगे हुए थे नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, उसमें भी झूठ फैलाया गया था। तो जो कानूनी तरीके से संसद में बना कानून था, उसको लेकर झूठ फैलाया गया, और कानून बनने का, संवैधानिक तरीके से कानून बनने का एक्शन जो था, उसका रिएक्शन क्या हुआ? दिल्ली में दंगे भड़काए गए और 53 लोगों की जानें चली गई। वही सेम मॉडल जो है, साइंस का एक ही फॉर्मूला आजमाया जाता है, चेहरे बदल जाते हैं पर फॉर्मूला एक ही रहता है। और अब देखिए, दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उसके जो 2 ऐसे आरोपी जिन्होंने देश तोड़ने की वकालत की थी, जो देश तोड़ने की मंशा जिन्होंने रची थी, उनको जमानत नहीं मिली, तो किस तरह का दर्द हो रहा है। तो पहले तो कानूनी जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन दंगों के रूप में होता है, उसके बाद दंगों और आतंकवादियों को बचाने के लिए एक और एक्शन होता है, और ये एक पूरी की पूरी जो है स्क्रिप्ट लिखी जाती है। आज इस स्क्रिप्ट को बेनकाब करना जरूरी है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा एक्शन रिएक्शन वाले नेताओं को देखिए और उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। सुनिए जरा। आप सबने देखा है, आप सभी लोग कह रहे हैं, सपा के एक सांसद वहां थे, उन्होंने आपत्तिजनक और भड़कावे वाली टिप्पणियां की। इंडी अलायंस के सभी दल देश को अराजकता में झोंकने की बात करते हैं।
अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई, कब तक लोग बर्दाश्त करें। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं। अगर आप देखें इन 10 सालों में लगातार कुछ ताकतों ने कुछ इस तरह के जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो शैतानी ताकतें हैं, उनकी जो साजिशी सुपारी है, उसके ज़रिए जो है वो देश को दंगों की आग में झोंकने का षड्यंत्र साजिशें हुई हैं। इबादत गाहें मुसलमानों की तोड़ी जा रही हैं, टारगेट एजेंडे पर मुसलमान को रखा जाता है और मुसलमान के लिए आवाज़ बनने की ज़रूरत है। आपका माइंड सेट है कि कहाँ कहाँ बुलडोज चलाना है। वहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, जानबूझ के ये कदम उठाया गया है उनको परेशान करने के लिए। जिस तरीके से दिल्ली के फसाद के अंदर बेगुनाह लोग अभी तक जेलों में हैं, मुझे बहुत डर है कि तुर्कमान गेट पर भी गिरफ्तारियां हों। कुछ ऐसे अराजक तत्व एक सांसद के, समाजवादी पार्टी के सांसद के भड़काने बहकाने पर जाकर पथराव करते हैं पुलिस पर, ऑफिशियल्स पर, और इस किए गए पथराव का कवर फायर, बचाव करने का काम भी समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन करते हैं। इसको मैं कहता हूं बीबीसी। ये पहले भड़काएंगे, बहकाएंगे और फिर कवर फायर देंगे। तो ये विशेष जमात है जो कभी उमर और शर्जील को बेल ना मिले तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी चिल्लाएंगे। अगर अतिक्रमण हटाने का आदेश हो तो ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाकर पत्थरबाजी करेंगे। ये देश विरोधी तत्व जो है, इनको भड़काने का काम भी एक विशेष लॉबी करती है, उनको भी चिन्हित किया जाना है। दिक्कत जो हमको भारतीय जनता पार्टी से हमेशा दिखती है कि इन मामले में ये सेलेक्टिव हो जाता है। ये केवल इन चीज़ों को भी कभी कभी राजनीतिक मैसेज या संदेश देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो दुर्भाग्य की बात है। इनको राजनीतिक शह कौन दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये बड़े दुख की बात है। राहुल गांधी जो संविधान हाथ में पकड़ते हैं, उनके लीडर इमरान मसूद क्या कहते हैं? मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, क्या दिल्ली उच्च न्यायालय में, संविधान में आपकी आस्था नहीं है? आपकी पार्टी की आस्था नहीं है? ये पार्टी के वर्कर हैं या गुम्बेबाज हैं? पत्थरबाजों की निंदा करने की हिम्मत ना राहुल गांधी में, ना इमरान मसूद में, ना संदीप दीक्षित में। ये खड़े हैं अराजक तत्वों के साथ, पत्थरबाजों के। चलिए, तो ये आपने तमाम इस मसले पर जो बयान थे वो आपको मैंने सुनवाए। एक्शन का रिएक्शन है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम तरह के बयान जो हैं इन दंगाइयों के बचाव में दिए जा रहे हैं, जबकि जो कुछ एक्शन हुआ, जो कार्रवाई हुई, वो कानूनी तरीके से हुई, कानूनी कार्रवाई थी। इन सब पर चर्चा करेंगे आज। और मेरे साथ आज जो हैं 5 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे पास कपीश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अतीकुर रहमान जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं। और करण वर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ आरपी सिंह जी और साथ साथ कपीश श्रीवास्तव जी। आपसे दोनों लोगों को 1.5 मिनट दूंगा। कपीश श्रीवास्तव जी, कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक्शन का रिएक्शन होगा तो कानून अपना काम करना बंद कर दे, क्योंकि कानून जब अपना काम करेगा तो उसके खिलाफ रिएक्शन होगा, उसके खिलाफ दंगे होंगे। तो कानून की ज़रूरत क्या है? कानून अदालतों पे ताला लगा देते हैं, क्योंकि अदालत अगर कोई एक्शन लेंगी, अदालत के आदेश पर एक्शन होगा तो देश में दंगे होंगे, तो अदालतों को ताला लगा दिया जाए। बोलिए सर। देखिए अशोक जी, एक्शन का रिएक्शन का मतलब सिर्फ एक ही मामले से नहीं, 3 काले कानून बने थे और एक्शन के रिएक्शन में 750 किसान सुला दिए गए
शहादत हो गई, उसके बाद देश हित में उसको वापस ले लिया गया। देखिए आरपी सिंह या तो बीच में अगर या पहले इन्हीं से पूछ लीजिए अशोक भाई, पहले इनको बोल देंगे, अशोक जी दे देंगे, पहले ये झूठ नहीं चला सकते, पहले इनसे पूछ लीजिए फिर हम बोले। नहीं आप 750 कहा, मेरा सूची है आपके पास कोई? या तो इनके भी हम नहीं बोलने देंगे, बिल्कुल मेरा टाइम काट लेंगे, मेरा टाइम काट कर आपको दे देंगे, परंतु ओके एक मिनट रुकिए, दोनों मेहमानों को रोकिए। कपीश जी, आरपी सिंह जी का अनुरोध यह है कि आपका उनका समय भी आपको देंगे, समय कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 मिनट आपका मैं फिर से शुरू करूंगा। उन्होंने आपत्ति इस बात पे जताई जो मैं भी कई बार आपत्ति जता चुका हूं, 3 कानून वापस लिए वो ठीक है, वहां तक आपकी बात ठीक। 750 किसान मारे गए, मैं भी डंके की चोट पर अपने प्रोग्राम में कहता हूं, बार बार कहता हूं, 750 की लिस्ट आपके पास है, और अगर आपके पास नहीं होगी सर तो मैं 750 की लिस्ट आरपी सिंह जी को छोड़िए, मैं 750 की लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा जो किसानों के नाम पर दी गई थी कि किसान थे और उनमें कौन कौन लोग थे। मेरे पास एक रिकॉर्ड है, और कहेंगे तो मैं सारे दस्तावेज आप जहां कहेंगे मैं पोर्टर से आपके पास भिजवा दूंगा। तो यह सवाल यह है, उन्होंने आपत्ति इस बात पर जताई 750 की कोई लिस्ट नहीं है, यह आपने गलत बोला, इसलिए उन्होंने आपत्ति जताई। बोलिए अब आप। उनको कहने दीजिए जो भी वो कह रहे हैं, या आप जिन तथ्यों को कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि एक संसद में इसी पे बहस करा ले। भाई इनको तो बहस करने में अच्छा लगता है, वंदे मातरम पे हो सकता है बहस, इस पे नहीं हो सकता है। देश का किसान 7 मारा जाए या 750 मारा जाए, क्यों नहीं होना चाहिए। और मैं दूसरी बात आपको कह दूं कि अगर इस मसले को आप देख रहे हैं, आप हाईकोर्ट का आदेश देखिए कि क्या है। एक एनजीओ के प्लेंट पर सुनवाई करते हुए उसने कहा कि तुर्कमान गेट के 39,000 वर्ग फीट पर जो अतिक्रमण है उसको 3 महीनों में, यानी कि 20 अप्रैल तक हटावे सरकार, और उससे पहले सर्वे करे। और मैं एक बात पूछ रहा हूं, इस स्पेसिफिक ऑर्डर में यह कहां लिखा हुआ है कि सर्वे करने से पहले ही आप ये बता देंगे कि साहब ये बैंक्वेट हॉल, ये डिस्पेंसरी और ये पार्किंग इलाका ये अवैध कब्जा है, बाकी नहीं। दूसरी चीज, इस आदेश में ये कहां लिखा हुआ है कि रात के 12, 1, 2 बजे के रात में आप ये कार्रवाई करेंगे। और अगर ये कार्रवाई आपने की, प्रशासनिक लॉ में स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रशासन इस बात की सूचना वहां पे चस्पा करेगा आसपास, और इलाके में ऐलान कराएगा कि यहां डिमोलिशन की कार्रवाई होनी है, कोई साथ ना आवे। ओके, कि हमें सुबह नहीं कर पाएंगे, रात आपके दोबारा जो 1.5 मिनट शुरू हुए थे, ओके, आपके जो दोबारा 1.5 मिनट मैंने फिर से शुरू करवाए थे वो 1.5 मिनट भी पूरे हो चुके हैं। एक मेरी छोटी सी टिप्पणी, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने सही कहा, कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा था कि रात को आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोर्ट के फैसले में सर यह भी नहीं लिखा था कि अंधेरा होने के बाद, सूरज छिपने के बाद कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो ये अपनी तरीके से आप व्याख्या मत किया करिए सर। कोर्ट के फैसले में अगर कहीं लिखा है कि अंधेरा होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आप बताएं। एक मिनट सर, एक मिनट मैं आपको कह रहा हूं, क्या प्रशासनिक विवेक का इस्तेमाल युक्त समय में किया जाता है। प्रशासनिक विवेक में नहीं होता सर, प्रशासनिक विवेक लिखा है ना सर। आपने ठीक कहा। अरे सर मेरी बात सुनिए सर, अभी डिबेट तो आई शुरू ही नहीं हुई, अभी डिबेट शुरू ही नहीं हुई, अभी मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, मैंने आरपी सिंह को लाया भी नहीं। आपने सही कहा प्रशासनिक विवेक, तो सर उसमें प्रशासनिक विवेक लिखा है ना, सफाई विवेक थोड़ी लिखा है कि सफाई विवेक के हिसाब से प्रशासन कार्रवाई करेगा, कि सपा के सांसद, सपा के नेताओं का जो विवेक है उसी हिसाब से। प्रशासनिक विवेक का मतलब समझते हैं ना, प्रशासनिक विवेक का मतलब होता है जो प्रशासन में बैठा है उसका विवेक, ना कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का विवेक। आरपी सिंह जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए मुद्दों पर। 1 मिनट। अशोक भाई, आप कानून तोड़ देंगे क्या? अरे कानून में कहां लिखा है कि 12 बजे के बाद आप कार्रवाई नहीं कर सकते? कौन सा कानून है सर? कार्रवाई करेंगे, कौन सा कानून है सर? 1 मिनट, कौन सा कानून है सर? और दूसरी चीज, कौन सा कानून है सर? सर्वे के आप 1 मिनट सर, कपीश जी भागिए मत, कपीश जी भागिए मत, कौन से कानून में लिखा है? और अगर 1 मिनट कपीश जी, 1 मिनट रुकिए, कपीश जी लगातार बोलने से नहीं चलेगा। कपीश जी मुद्दों से अपने दंगाई नेताओं को बचाने के लिए, शोर मचाने
से नहीं चलेगा। आपके दंगाई नेताओं के चेहरे देश के सामने हैं, आप उनको शोर मचा के बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव की डिबेट है। आप अगर फैक्ट नहीं देंगे तो मैं बार बार सवाल कहूंगा कि सपा के दंगाई नेताओं को बचाने के लिए कपिल श्रीवास्तव शोर मचा रहे हैं। नहीं तो कपिल श्रीवास्तव अगर कपिल श्रीवास्तव में दम होता तो कपिल श्रीवास्तव मुझे फैक्ट देते और बताते कि कौन से कानून में लिखा है कि रात को नहीं जा सकते, कौन से कानून में लिखा है कि प्रशासनिक विवेक होगा, कौन से कानून में क्या लिखा है, कौन सा कानून बताते। लेकिन वो कानून कोर्ट नहीं करेंगे। कपिल श्रीवास्तव चिल्लाएंगे क्योंकि उनको सपा के दंगाई नेताओं को बचाना है। अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। आपको मैंने बहुत समय दिया। आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए। मुझे मालूम है आपको दर्द हो रहा है आज, मुझे मालूम है। कपिल श्रीवास्तव, अपने दंगाई नेताओं को आप कम से कम 2 टूक में नहीं बचा पाएंगे, यह मेरा आपसे वादा है। जो देश को तोड़ने वाले लोग होंगे, जो दंगा करने वाले लोग होंगे, 2 टूक में नहीं बचेंगे। कपिल जी कहीं और जाकर चिल्लाकर बचा सकते हैं, 2 टूक में नहीं बचा सकते। एक एक दंगाई का चेहरे का नकाब उतारना जानता हूं मैं। आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये निराधार और झूठ परोस रहे हैं। जैसे इन्होंने 750 किसानों का झूठ परोसा, वैसे बाकी झूठ भी परोस रहे हैं। सच ये है कि वह कपिल सिंह से दिल्ली में रहते नहीं, इनको जानकारी नहीं कि वहाँ का इलाका कैसा है। मेरा लगातार वहाँ जाना होता है कि मेरा पब्लिशर वहाँ पर है, जिसके माध्यम से मैं किताब छपवा रहा हूँ, प्रभात प्रकाशन है उनका नाम। वहाँ से निकलना दूभर था, उतना सा टाइट सी जगह बन गई थी। रामलीला मैदान और तुर्कमान गेट की जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, इसमें इतनी जगह टाइट हो गई थी, निकलना दूभर था। मतलब वो कुल मिलाकर कोई 200 मीटर कवर करने के लिए 25 से 30 मिनट लगते थे रोज़, लगभग ऐसी हालत होती है वहाँ पर। तो इसलिए ये कहना कि वहाँ पर दिन में क्यों नहीं था, दिन में तो हो ही सकता, कोई सारी कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे होती है, आसपास सारा कमर्शियल एरिया है। अगर वहाँ पे दिन में होता तो कमर्शियल एक्टिविटी रुकती थी, इसलिए उसको रात को किया। और उसमें कहीं लिखा नहीं हुआ कि रात को एक्टिविटी, रात को इस प्रकार की डिमोलिशन नहीं होती, कहीं कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मीटिंग नहीं बुलाई। पीस कमेटी की पुलिस ने 3 मीटिंग्स बुलाई, पीस कमेटी की, और वहाँ पे सबको जानकारी दे दी कि भैया कुछ नहीं है, मस्जिद को छुआ नहीं जाएगा, मस्जिद पर कहीं खरोच भी नहीं आनी। हाँ, ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ पर बैंक्वेट चलता था, जिसपे 15 से 20-25 हज़ार रुपये तक की रोज की कमाई खाई जाती थी, और एक वेटरनरी सेंटर चलता था, वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सारे में एक था वो जो कंस्ट्रक्शन थी, एक जो एमसीडी लाइन पे थी, एक वो जो मैं करूँ सड़क घेर ली गई थी, वो 2600 कोई स्क्वायर गज की सड़क भी घेरी थी पीडब्ल्यूडी की। 2 लेवल पे एक्शन था, एक लेवल पे एक्शन ही था। तीसरी बात, ये कहते हैं कि नहीं ये मतलब जानकर शरारत की गई। अरे भैया, दिल्ली के अंदर राजेंद्र नगर के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ मंदिर टूटा था अभी थोड़े दिन पहले। पार्क के अंदर मंदिर बना हुआ था, पार्क की लैंड के अंदर तोड़ा सरकार ने, किसी ने कोई हल्ला नहीं किया। उसी प्रकार मयूरविहार में एक मंदिर टूटा है, उसमें किसी ने हल्ला नहीं किया। दिल्ली भर में इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो रिलीजियस साइट, रिलीजियस नाम पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं, उन सबको पर तोड़ कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, पुलिस जाती है, एमसीडी जाती है, जहाँ जिस अथॉरिटी के पास जगह होती है। जहाँ मैं रंजन नगर की बता रहा हूँ, वहाँ डीडीए था, डीडीए की अथॉरिटीज गई थी। मैं आधा सेकंड लूँगा सर, आधा सेकंड लो। और दूसरा, ये जो बार बार कहते हैं कि नहीं कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट का ऑर्डर था कि उनको रिपोर्ट करनी, कि उन्होंने एक्शन क्या लिया। इस बात का नहीं था कि इस पर आकर बहस होगी, कोई प्लान दोगे। वो अभी फिर कोर्ट ने आज ऑर्डर किया है, आज जो जिसकी बात आप कर रहे हो, आज वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है निरीक्षण करने के लिए जामा मस्जिद के लिए। तो अब जब पेश होगी ना एमसीडी वहाँ पर, तो एमसीडी ये नहीं कहेगी हमने ये किया। वहाँ पर जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो इलीगल ऑक्यूपेशन है, सब हटाएगी वहाँ से एमसीडी। ओके, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ आरपी सिंह जी, आप लोग एक गड़बड़ करते हैं। आप लोग की दिक्कत पता क्या है? आप लोग नहीं समझते कि ये कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये लोग जो हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री अब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। ये अभी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानते नहीं हैं। और क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने कहा था भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, इसलिए इनका मानना है कि भाई जो संसाधनों, जो जमीन हो, वहां पर अवैध कब्जे करो, क्योंकि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था, और इनके लिए आज भी मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हैं। ये तो मोदी जी को मानते ही नहीं। तो जहां जमीन मिले, जहां कोई जमीन का टुकड़ा मिले, वहां पे अवैध कब्जा करो, यही तो चाहते थे मनमोहन सिंह जी ने। यही तो कहा था संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, संसाधनों पर पहला हक वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड जहां चाहे झंडा लगा दे, संसाधन, जो जमीन जहां पर आप अवैध कब्जे कर ले। कानून क्या होता है? कानून कुछ करेगा तो एक्शन का रिएक्शन होगा। कपीश जी, मेरा सवाल एक मिनट रुकिए, मेरा सवाल तो सुनिए ना।
कानूनी लड़ाई आप लड़िए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपकी और आरपी सिंह जी की जो कानूनी लड़ाई मतलब सरकार की या जो लोगों की है, वो आप लड़िए अदालत में। आप अदालत में साबित कर दीजिए कि इनकी कार्रवाई गलत थी, अदालत इनको कान से पकड़ के जो है खड़ा कर देगा। मेरा सवाल ये है, ये एक्शन से रिएक्शन क्या होता है? क्योंकि इससे आप भाग गए थे, मैंने आपको 15 मिनट दिया, लेकिन 15 मिनट आप एक्शन पे रिएक्शन नहीं आए। कौन सा एक्शन का रिएक्शन मतलब जो है इस देश में आप करवाना चाहते हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात, यही आप रिएक्शन देख लीजिए कि मैं अगर कानूनन कोई बिंदु निकाल रहा हूं, कह रहा हूं, तो उस पर बात ना होकर के हमारे आप कहते हैं कि इनकी आवाज ही बंद कर दो। तो बात इस चीज की है कि एक्शन का रिएक्शन तो मैंने आपको 3 काले कानून के भी बताए थे, इनके उस मंत्री के पुत्र का भी बताए थे, जिन्होंने उकसा करके मंत्री ने अपने लड़के को 4 थार गाड़ी चढ़वा दी थी 4 किसानों पे। तो बात उसकी छोड़ दीजिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कानून के हिसाब से पहले सर्वे किया जाना था और 20 अप्रैल उसकी तिथि है। ये साहब बिना सर्वे कराए कैसे जान गए कि ये अतिक्रमण है? और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यही 3 अतिक्रमण थे भाई, एक डिस्पेंसरी, एक पार्किंग। करण वर्मा, एक मिनट, करण वर्मा वो कह रहे हैं कानून के खिलाफ। एक मिनट रुकिए ना, आप कानून की बात कर रहे हैं करण वर्मा। 60 सेकंड में कपीश जी का जो झूठ है वो जरा आप सबके सामने लाना चाहता हूं, ताकि सबको ये तथ्य हमेशा क्लियर होने चाहिए। प्रीत सिरोही जी ने दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच किया कि यहां पर जो गैर अवैध स्ट्रक्चर्स हैं इनको रिमूव होना है। मई 2025 कमेटी बनाई, एक सेकंड सर, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें एमसीडी, डीडीए और लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के मेंबर्स रखे। इस जॉइंट सर्वे रिपोर्ट आई जिसके तहत 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर करता है पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को कि भाई मीटिंग करके इसको रिमूव करो। एमसीडी 2 मीटिंग बुलाती है अशोक जी, नवंबर 24 को और दिसंबर 16 को। मस्जिद कमेटी के लोग आते हैं उसके अंदर, हाफिज करीम भी आते हैं उसके अंदर। दोनों मीटिंग्स होने के बाद 22 दिसंबर को एमसीडी कहती है ये रिमूव होने हैं। ये दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट को चैलेंज करते हैं। 7 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट कहता है एमसीडी की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, इन गैर अवैध स्ट्रक्चर्स को रिमूव होना है। ये इससे अगर इससे ज्यादा कोई कानूनी चीज है तो मुझे बताइए जरा। इतने ऑप्शंस, इतना एग्जॉस्ट होने के बाद ये झूठ बोलते हैं कपिल जी यहां पर। इनकी आदत है झूठ बोलने की, इनके शफीकुर रहमान पर, इनके जियाउल हक पर, ये जितने हैं चाहे संभल हो चाहे हर जगह हो, ये पकड़े जाते हैं। आवाज बंद। कपिल जी सुनना पड़ेगा, 1 मिनट, मेरी डिबेट झूठ पे नहीं चलेगी। एक मिनट कपिल जी सुनिए मेरी बात, सुनिए जी, कपिल जी सुनिए मेरी बात। मैं आपको एक बड़ी बात कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। क्या है, आप लोग अगर कानून तोड़ा इसी पर डिबेट करना चाहते हैं तो यह डिबेट तो मुझे लगता है देश की अदालत में होनी चाहिए, 2 टूक में नहीं होनी चाहिए। कि वो कानून की पेचीदगी कानूनन सही हुआ और आप यहां बैठ के कह रहे हैं कानूनन गलत हुआ। अगर आप कह रहे हैं कानूनन गलत हुआ तो भैया आपके पास ऐसे 20-20 लाख रुपए एक हियरिंग पे लेने वाले आपके वकील आपके मुफ्त में खड़े रहते हैं। 50-50 वकील हैं आपके पास। आप अदालत में नहीं जाते, 2 टूक में आकर डिबेट करते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में भी यही हुआ। यहां बैठ के सारे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गिना रहे हैं इसमें कानूनन ये गलत हुआ, कानून। अरे भाई, कानून इतना जानते हो तो कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते? कानून सारा 2 टूक में झाड़ने के लिए होता है, कोर्ट में कानून झड़ता नहीं है। कोर्ट में आपसे एक दलील नहीं दी जाती। टेलीविजन चैनल पे बैठ के आप कानून की दुहाई दोगे और उसमें भी झूठ तथ्य दोगे, वो 2 टूक में नहीं चलेगा। आपको अगर कानूनी रूप से लगता है कि इन्होंने कुछ भी गलत किया, कपिल श्रीवास्तव आपको चैलेंज कर रहा हूं, कल ही जाइए वकील लेकर, कल ही जाइए कोर्ट में खड़े हो जाइए और अगर कोर्ट ने आपको उल्टा नहीं टांग दिया तो बताइएगा। 2 टूक में क्या है कि यहां पे तो डेमोक्रेसी है, यहां पर आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप कुछ भी झूठ बोलेंगे तो यहां तो अदालत की अवमानना होगी नहीं, यहां झूठ बोल के निकल जाएंगे। लेकिन अदालत में जाइए अगर दम है तो जाके प्रूव कर दीजिए एक बार, वो नहीं करेंगे। 2 टूक में बस बोलना है, झूठ बोलना है। कपिल जी ये नहीं चलेगा 2 टूक में। सैयद जवाद, ये एक्शन का रिएक्शन क्या होता है? बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज एक शेर से करता हूं कि हमें खुशबू की तरह महसूस किया जाए, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमें खुशबू की तरह महसूस किया जाए, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। और फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? हम कितना भी बोलते रहें, कितना भी करते रहें, ट्रिपल इंजन की सरकार है साहब दिल्ली में। एमसीडी भी इनकी है, विधायक भी इन्हीं के हैं, सरकार के अंदर मंत्री भी इन्हीं के हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर लोग भी इन्हीं के हैं और केंद्र में सरकार भी इन्हीं की है, पुलिस भी इन्हीं की है। जैसा चाहे वैसा करते हैं और यहां पर आकर के
सफाई दे दें, झूठ बोल दें, जो चाहे कह दें, कोई सुध लेने वाला नहीं। मैंने आपके चैनल पे नहीं, हर एक चैनल पर खुल करके कहता हूं, नो जस्टिस फॉर माइनॉरिटीज, दलित एंड ओबीसीज। और महिलाओं के लिए भी यहां पर इंसाफ के लिए देरी होती है, और 2014 के बाद से खुलेआम न्याय के लिए देरी होती है। न्याय होता हुआ साफ नहीं दिखाई देता है। जब यहाँ के अल्पसंख्यकों की बात आती है, दलितों की बात आती है, ओबीसी समाज की बात आती है, महिलाओं की बात आती, न्याय होता साफ नजर नहीं आता लोगों को। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। एक आरपी सिंह जी, मुझे एक सुनिए ना, इन्होंने एक शेर सुनाया। सेंगर भी तो जिंदा रुकिए है। रुकिए, नहीं सेंगर पे शेर का हाई जवाब कोर्ट शेर का से ऑर्डर होगा। भी जिंदा है। शेर का और जवाब शेर से सुप्रीम होगा। कोर्ट का बैक शेर कर का देना जवाब भी शेर से जिंदा होगा। है। बंद रखिए, अभी रखिए बंद। शेर का जवाब शेर से होना चाहिए। तो सैयद जवाद जी ने एक शेर सुना, तो एक शेर मेरा भी नजर है, पेश करता हूं। हर कानून को पत्थर मार कर गिराएंगे, सैयद जवाद गौर कीजिएगा और अगर दाद भी दीजिएगा। हर कानून को पत्थर मार कर गिराएंगे, ये देश मुगलों के बाप का है, इसे अपनी मर्जी से चलाएंगे। ये आप लोगों की सोच है। हर कानून को पत्थर मार कर गिराएंगे, आपने सोच लिया ये देश तो मुगलों के बाप का है, इसलिए अपनी मर्जी से चलाएंगे। ना ये देश मुगलों के बाप का है, ना इस देश में पत्थरबाज का राज चलेगा। इस देश में कानून का राज चलेगा। और ये जो आप कहते हैं ना पीडीए, मुझे मालूम है ये देश की जनता समझती है कि मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अफजल गुर को फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि वो बेचारा तो संसद में जो है पटाखा फोड़ने गया था। अगर संसद में, क्या इस देश की संसद में इतनी डेमोक्रेसी नहीं है कि एक मुसलमान जाकर वहां जो पटाखा फोड़ सके, बम फोड़ सके? ये डेमोक्रेसी आपको मिलनी चाहिए। लाल किला पर जो है एक डॉक्टर, क्या वहां पर वो एक पटाखा नहीं फोड़ सकता? अरे 5-10 लोग मरेंगे, लेकिन इस देश के मुसलमान को इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो लाल किले पर जाके बम फोड़े, 5-10 मर जाए। इस देश में अफजल गुरु या फिर इस देश में शर्जील इमाम को यह अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि देश तो मुगलों के बाप का है ना, इसलिए उसको इजाजत होनी चाहिए कि वो कहेगा कि इसका जो इसको काट दो जी। तो ये सारी अनुमति आपको चाहिए, ये सारी अनुमति आपको चाहिए, इसलिए आप कानून नहीं मानेंगे। और कितनी 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 बेशर्मी से कहा कि भैया न्याय नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, और पहले से फैसले लिखे होते हैं। ये इस देश की जनता समझे। अभी थोड़े दिन बाद, और यही सैयद जवाद है, डिबेट की शुरुआत करते जय संविधान, डिबेट की शुरुआत करते जय संविधान, और इनके नेताजी संविधान लेकर घूमते हैं। लेकिन उस संविधान में देश की सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं है। उस संविधान में पत्थरबाज हैं, पत्थरबाज है उस संविधान में। उनके हक की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा? सुप्रीम कोर्ट तो बिकी हुई है, फैसला लिख देती है पहले ही। अगर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला लिख देती है और इस देश में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं होता है, तो भैया मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, बगल में बगल में बहुत अच्छे अच्छे देश हैं, वहां तो मुसलमान बड़े सुरक्षित है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, एक भी मुसलमान भारत से भागकर पाकिस्तान और बांग्लादेश गया तो मुझे बताइएगा। अगर भारत में मुसलमानों पर इतना अन्याय हो रहा है, तो कोई एक मुसलमान ने जाकर पाकिस्तान की नागरिकता के लिए दस्तावेज दिया हो या बांग्लादेश की नागरिकता के लिए दस्तावेज दिया हो, तो मुझे बताइएगा एक का भी नाम। अतीकुर रहमान जी। अशोक भाई जवाब सुन लीजिए, अब तो जवाब सुन लीजिए। मतलब कितनी शांतिपूर्वक, सबसे ज्यादा डिबेट में आज आप ही चीखे और आप ही चिल्लाए हैं, और एक पत्रकार होने के नाते आपको मैं जानता हूं, बहुत निष्पक्ष पत्रकार हैं, बहुत शानदार पत्रकार हैं, देश के बड़े अच्छे पत्रकार हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए भी एक शेर फिर पढ़ देता हूं, और कि वो जो ख्वाब देखे थे मैंने अपने जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़बान मिली तो कटी हुई और कलम मिका तो बिका हुआ। कितने बात हम अरे कितनी फूट डालोगे? ये तुम्हारी पार्टी है, तुम असल में हो चुके हो मुस्लिम लीग पार्टी के साथ। तुम्हारे नेता कह चुके हैं वहां पर कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी, छाती ठोक ठोक कर कहते हैं वो। मुझे आपत्ति पता किस बात पे नहीं। एक मिनट सैयद जवाद सुनिए, आरपी सिंह जी एक मिनट, आरपी सिंह जी एक मिनट। मुझे आपत्ति सैयद जवाद पता है किस बात पे है? मुझे आपत्ति इस बात पे है, आपने जो है इमरान प्रतापगढ़ी जैसे बड़े एक शायर को जो है हायर कर लिया, सांसद भेज दिया, लेकिन फिर भी आप शेर घिसे पीटे सुनाते हैं। मेरी डिबेट में ना, जब कभी मुझ पे आक्रमण करना होता है, आप लोगों के पास एक ही शेर होता है, अरे इमरान प्रतापगढ़ी को कहो आपके लिए, आप लोग राज्यसभा में भेजा, आपके लिए 10, 12, 15 नए शेर रोज बना दिया करे। शेर से मुझ पर हमला कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात बता दूं, सुनिए, के लिए पढ़ेंगे शेर, आपके लिए क्यों पढ़ेंगे? के लिए पढ़ते ना इमरान प्रतापगढ़ी तो मैं भूल गया, लेकिन एक बात सुनिए, एक बात सुनिए सैयद जवाद, मैं बार बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, मुझे निष्पक्ष पत्रकार मत कहिए, मैं कोई निष्पक्ष पत्रकार नहीं हूं, मैं इस देश के पक्ष में खड़ा पत्रकार हूं।
मैं इस देश के पक्ष में खड़ा पत्रकार हूं। जो दंगाई होगा, जो देश को तोड़ने वाला होगा, उसको मैं तोड़ूंगा अपनी डिबेट में, पटक पटक के तोड़ूंगा अपनी डिबेट में। और अगर आपको तकलीफ होती है तो आपको तकलीफ हो, लेकिन मैं तोड़ूंगा उसको जो देश तोड़ने की बात करेगा। और मैं भारत के पक्ष में खड़ा पत्रकार हूं, मैं कोई निष्पक्ष नहीं हूं कि पत्थर चलाएंगे उनके कानून, उनके हक की बात करूंगा। जो गोली चलाएंगे आतंकवादी को, मैं कहूं डॉक्टर था, वो डॉक्टर था। और उसके बाद मैं ये कह दूं शर्जील इमाम, वो तो बच्चा है, स्टूडेंट है। मैं इस तरह का निष्पक्ष नहीं हूं, भूल जाइए। ऐसे निष्पक्ष पत्रकार की डिबेट में जाया करिए, मेरी डिबेट में निष्पक्षता की उम्मीद मत करिए। मेरी डिबेट में तोड़ाई होगी और भारत विरोधी की। चलिए अतीकुर रहमान जी बोलिए। सत्ता के पक्ष में खड़े होने वाले पत्रकार हैं सर, और आप पत्थरबाजों और आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होने वाले हैं। सैयद जवाद सत्ता पे, सैयद जवाद सत्ता के पक्ष में खड़ा होना आतंकवादी के पक्ष में खड़े होने से अच्छा है। मैं मर जाऊंगा लेकिन आतंकवादी के पक्ष में नहीं खड़ा होऊंगा जिस तरह से आप करते हैं। सैयद, अब चलिए अगले मेहमान के पास जाऊंगा। अतीकुर रहमान, मजार पे जाने वाले वो बैठे हैं, पहचानो उनको। अरे सर, आपके कहने से क्या होता है सर? सुनिए सर, एक्टिंग अच्छी करते हैं। मैं आपको एक बार फिर, आप घिसे पिटे शेर सुनाते हैं, आपको घिसा पिटा एक आपको फिर से मशवरा दे रहा हूं सर। जाइए ओटीटी प्लेटफॉर्म में, आपके लिए बहुत जगह मिलेगी। डिबेट में पढ़ना लिखना पड़ता है, डिबेट में आने के लिए फैक्ट्स पे डिबेट करनी पड़ती है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या होगा, जाएंगे ना तो कोई आपको राइटर लिखे वो देगा, वहां आपको पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। सुबह सुबह जाके बॉडी बनाया करिए, पढ़ने लिखने का काम नहीं है आपका तो मान जाइए कि पढ़ना लिखना नहीं है, बॉडी बनाइए, जिम जाइए। अतीकुर रहमान बोलिए। अशोक जी, ये इस तरह के दंगे और राइट्स के डिबेट के ऊपर, ऐसे पैनल के ऊपर थोड़ा सा मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता हूं। मैं भी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैं सहमत हूं, जिस तरह के तर्क यहां दिए जा रहे हैं मैं खुद अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। बोलिए आप। और ये भी एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि अगर ऐसा कोई पैनल है भी तो उसके अंदर कोई सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हो, रिटायर्ड डीजीपीज हो, एसपीज हो, जिससे हम जान सके, जिनसे हम जान सके कि भाई ये क्या बात है, कितना आसान क्यों हो गया है। एक दंगा कराना इतना आसान हो गया है कि मिनटों में पत्थरबाजी हो जाती है। क्योंकि अशोक जी, आप यकीन मानिए मेरी इस बात को कि मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी डेज की सोच कर रहा था कि हमारे यूनिवर्सिटी डेज में तो हम ये सारी चीजें कश्मीर के रिलेशन के अंदर हमारे पूरे दिन का पूरा एक कॉन्क्लेव होता था, एक डिस्कशन होता था कि कश्मीर में कितना आसान है दंगे होना। और क्या बात है कि 10 साल में बीजेपी की इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद में, इतने कड़े वादों के बाद में, 370 हटाने के बाद में, कश्मीर से पूरा आतंकवाद खत्म करने के बाद में भी आज हर देश के कोने में कश्मीर नजर आ रहा है। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। और मैं इसको समझना चाहता हूं सीनियर पुलिस ऑफिशियल से, सीनियर हमारी एजेंसीज के लोगों से, ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बैठी हैं हमारे पैनल के ऊपर, ये मेरी समझ के बाहर है। अतीकुर रहमान जी, जवाब करण वर्मा देना चाहते हैं, लेकिन हाँ मैं छोटी सी एक टिप्पणी कर दूं। सर, मेरी डिबेट जो है ना, मेरी डिबेट उन बयानों से शुरू हुई जो बयान मैंने शुरू में सुनवाए थे, और वो बयान पॉलिटिकल बयान थे, वो बयान कानून व्यवस्था से जुड़े बयान नहीं थे। और जो लोग सोशल मीडिया पर जाकर झूठ फैलाते हैं, कानून अपना काम करेगा। 30 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, 6 गिरफ्तार हो चुके हैं, कानून अपना काम करेगा। आरपी सिंह जी जवाब देंगे, रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। छोटा सा, लेकिन समस्या कहीं और है, कानून की नहीं है। बोलिए। नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे बड़ी सम्मान है अतीकुर रहमान साहब का। इन्होंने पूछा कि भाई ऐसे कैसे हो जा रहा है ये बात। अब मैं इनको एक जरा उदाहरण देके बात बताना चाहूंगा। हनुमान जयंती का टाइम था 2023 में। 2023 में 38 रिलीजियस प्रोसेशंस पर हमला हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। दुख की बात यह 38 की 38 हिंदू रिलीजियस प्रोसेशंस थी। उत्तर प्रदेश में 38 अरेस्ट किए थे, प्रिवेंटिव अरेस्ट किए थे योगी आदित्यनाथ सरकार ने। तब यही पूरी मंडली अशोक जी कह रही थी कि यह तो पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। आप कैसे इंटेलिजेंस के बेसिस पे ड्रोन लगाकर, पत्थर देखकर आप कैसे प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते हैं? तो प्रिवेंटिव अरेस्ट करो तो पुलिस स्टेट हो गई। और अगर जनता पे विश्वास करो तो भाई ये पत्थर इकट्ठा करके आ जाते हैं, इनके एमपी भड़काने भी लग जाते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी का एमपी था। तो कहीं ना कहीं सिटीजन्स को भी जिम्मेदारी लेनी होगी ना अतीकुर रहमान साहब। अगर पुलिस ज्यादा करेगी, आप कहेंगे पुलिस स्टेट बन रही है, तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं होता ना। ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, 1 मिनट, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना। मैं ब्रेक, जवाब सुन लो, बड़ा शानदार। अरे रुकिए, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक भी लेना है।
तब तक आप एक दो डोले वोले बनाने के लिए एक दो वो मार लीजिए, आपके पास डंबल रखे होंगे, दो डंबल मार लीजिए। आ रहा हूँ ब्रेक के बाद आ रहा हूँ जी। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलो, दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं एक्शन रिएक्शन, दंगाई का क्या कनेक्शन, ये समझने की जरूरत है। जो दिल्ली में जो दंगे हुए ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको कहा जाता है कि एक्शन रिएक्शन, क्योंकि एक्शन हुआ इसलिए रिएक्शन हुआ। एक्शन तो कानून का था। अब कानून के एक्शन के खिलाफ अगर रिएक्शन करके आप दंगा करने चाहते हैं, फसाद करना चाहते हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि भाई ये किस तरफ हम जा रहे हैं। और ये कौन लोग थे? समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेताओं का अब तक नाम आया है। कुछ इन्फ्लुएंसर भी थे जिन्होंने झूठ बोलकर ये पूरा फसाद बढ़ाने की आगे कोशिश की। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक, कपीश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, करण वर्मा जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, अतीकुर रहमान जुड़े हुए हैं इस्लामी मामलों के जानकार है। सैयद जवाद, 1 मिनट आ रहा हूँ, क्योंकि इंटरवीन करके करण वर्मा ने अतीकुर रहमान जी की बात का जवाब दिया था। मैं चाहूंगा अतीकुर रहमान जी आप अगर उस पर रिस्पॉन्ड करना। अच्छा, आरपी सिंह जी, आपने एक शब्द अब ठीक बोला, ये दंगे नहीं थे, फसाद था। दंगे होते हैं जब 2 कम्युनिटीज में लड़ाई होती है, फसाद होता है जब एक तरफा काम होता है, वो एक तरफा काम था। ओके, ठीक है। अतीकुर रहमान जी। भाई ये एक्सपीरियंस आदमी को ज्यादा पता है, दंगों का भी पता है, फसाद का भी। रुकिए सर, रुकिए, मैं मौका दूंगा अतीकुर रहमान जी को बोलने दीजिए प्लीज। करण भाई, आपने जो उदाहरण दिया वो काफी पहले का उदाहरण दिया, और आपने कहा भी कि सिटीजन्स को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए। भाई यही तो मेरा सवाल है अशोक जी, मेरा तो सवाल यही है। 10 साल से अगर एक सरकार ये दावा कर रही है कि हम एक आयरन फिस्ट लेकर काम करेंगे और मोदी सरकार में ये धांधली नहीं चलेगी, 10 साल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 साल नहीं हुए जनाब। उसके बावजूद इतना आसान कि घंटों में मिनटों में पत्थरबाजी, और आम जनता पीछे जा रही है और पॉलिटिशियंस फायदा उठा रहे हैं। करण जी, यही तो मेरा सवाल है, क्यों मैं
मैं इतना ताकतवर हो गया कि मिनटों में मैं भीड़ इकट्ठा करके पत्थरबाजी करा दूं। ओके, इतना करण और आसान। ठीक है, देखिए, करण और आज क्योंकि इतनी शेर और शायरी हो रही है अशोक जी, तो मैं यहां पे इनसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए, ताउम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आपको एज एन एल्डर ऑफ द कम्युनिटी आज बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं धूल हमारे चेहरे पे है भाई। हम क्यों ऐसे हैं कि हम पत्थर इकट्ठा करके पत्थरबाजी करते हैं? हम क्यों कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे? हम क्यों कहते हैं नियम का पालन नहीं करेंगे? आपको ये आज गाइड करना चाहिए। आप बोल रहे हैं कैसे हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है। एक सर्टेन कम्युनिटी, एक सर्टेन वोट बैंक अगर ऐसा हो गया कि हम लॉ नहीं फॉलो करेंगे और उसको भड़काते हैं कुछ नेता, मोहिबुल्लाह नदवी जैसे लोग जो कि पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं जिहाद होगा, मुसलमान दबाए जा रहे हैं। यहां पे हमारे सैयद जमवाद जी कहते हैं कि कोई इंसाफ ही नहीं हो रहा है। ये अगर अनार्की की बात कर रहे हैं तो मेरा मानना है अतीकुर रहमान जी को इनको डांटना चाहिए कि कैसी बात कर रहे हो भाई, कानून का पालन करो। ये क्या बात होती है जो पत्थर उठा लाते हो बात बात पर? पुलिस हम पे भरोसा करना चाहती है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अतीकुर रहमान जी। अशोक जी, हाँ, मैं आ रहा हूं, रुकिए। हाँ, कल भाई मैं 3 में ना 13 में यही बात जो आप कह रहे हैं ना कि इनको डांटना चाहिए, अशोक जी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर होती रहती है। अगर प्रधानमंत्री ये सारी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उंगली उठाकर ये बात कह दें, खबरदार अगर आप लोगों ने ये दगाइयों का साथ दिया तो ये देश है ना, ये देश इतनी तरक्की करेगा, इतनी तरक्की आप करेगा, उन्हें एंटी मुस्लिम बना देंगे, आप उन्हें एंटी माइनॉरिटी घोषित कर देंगे। नो मैं मोदी जी ओके, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास आता हूं, क्योंकि आरपी सिंह जी बात सरकार पर है। ये जवाब 1 मिनट, बात जो है सरकार पर, सरकार इतने 10 साल हो गए फिर भी क्यों नहीं रुक पा रहा? आपको याद है हर शुक्रवार के शुक्रवार दिन श्रीनगर में पत्थरबाजी होती थी। एक वहाँ से फतवा जारी होता था कि इस दिन बंद होगा, इस दिन खुलेगा, ये मोहल्ला खुलेगा, ये मोहल्ला बंद होगा। आज तो वहाँ 2 करोड़ टूरिस्ट जाते हैं। ये फ़र्क हो गया नहीं हो गया? ये तो हमने हमारे होते होते देखा। हमने 10 साल पहले क्या स्थिति थी, 2019 से पहले क्या स्थिति, सबको जानकारी है। ये बदल हुआ, परंतु बात ये समझे कि ये वहां पर किन लोगों ने भड़काया। कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी बारी आएगी, मैं उसके बाद आप दोनों, कपिल श्रीवास्तव जी रुकिए, मैं आप ही के पास आऊंगा। उसके बाद कपिल श्रीवास्तव जी उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं सैयद जवाद और आप ही के पास आऊंगा। थोड़ा सा सब्र रखें कपिल श्रीवास्तव जी। एक्शन का रिएक्शन इतना तेज ना करें कि वो बोले तुरंत आप रिएक्ट कर दें। थोड़ा सा एक्शन तो करने दीजिए उनको, उसके बाद रिएक्शन कीजिएगा। सर, उनका तो एक्शन ही अभी शुरू नहीं हुआ, आपका रिएक्शन शुरू हो गया। उनका एक्शन ले लीजिए, फिर रिएक्शन कीजिए। अतीकुर रहमान साहब, रिएक्शन बहुत है। बोलिए। अतीकुर रहमान साहब, वहाँ 3 मीटिंग्स बुलाई गई पुलिस के द्वारा पीस कमेटी की, 3 बार, और तीनों बार समझाया गया कि भैया मस्जिद पर कुछ नहीं है, मस्जिद का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैसेजिंग हुई, वहाँ पर जानकारियाँ दी गई सबको, और बड़ी डिटेलिंग में दी गई वहाँ पर पुलिस द्वारा कि कहीं मस्जिद को कुछ होने वाला नहीं है। ये वो कब्जा है जो कि मस्जिद के बाहर है, और वहाँ पर जहाँ पर बैंक्वेट चलता है, जो कि नाजायज़ बैंक्वेट चलता है, उसके पैसे भी पता नहीं किसकी जेब में जाते हैं, किसकी जेब में नहीं जाते, पता नहीं। परंतु वो हिसाबती तो होगी उसकी भी, परंतु वो कब्जा कर रखा है। इसलिए वो कोर्ट का आदेश भी दिखाया गया पीस मीटिंग में। कोर्ट का आदेश भी दिखाया गया, ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट गए थे ना, कोर्ट के बावजूद, उसके बावजूद अगर फिर वहाँ पर रात को ये कहा जाए कि नहीं मस्जिद पर हमला हो रहा है, नदवी साहब वहां पहुंच जाएं। क्यों पहुंचे नदवी साहब वहां पर? नदवी साहब दिल्ली से सांसद नहीं है, और वो वही नदवी साहब है जिन्होंने अभी बताया अशोक जी ने कि पार्लियामेंट में खड़े होकर जिहाद की बात करते हैं। मैं एक चीज, मैं आ रहा हूं, रुकिए कपीश जी आपके पास और सैयद जवाद दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहना, देखिए कम्युनिटी की बात हुई, मैं कह रहा हूँ कम्युनिटी जो है ना, वो तो ठीक है, कम्युनिटी का मुझे इससे बड़ी समस्या कम्युनिटी को कौन लोग भड़का रहे हैं उस बात से है। अभी आपने जो 2023 की बात करी ना, वो जो हमले हुए थे तमाम हिंदू प्रोसेशन पर, 2022 में आपको याद होगा दिल्ली में 2022 में हनुमान जयंती का प्रोसेशन था, उसके ऊपर दंगे, उसके ऊपर पथराव किया जाता है, ठीक है ना, उसके ऊपर पथराव किया जाता है। कहाँ? जहांगीरपुरी में पथराव किया जाता है। जब पथराव होता है, क्योंकि वहां पर दंगाई थे, तो बाकायदा वहां पर कानूनी तरीके से ये होता है कि वहां अवैध कब्जे गिराए जाए, और अवैध कब्जे जब गिराने की शुरुआत होती है, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई रात में क्यों हुआ, रात में क्यों हुआ, क्योंकि दिन में, रात में कांग्रेस के वकील जो है किसी और मूड में होते हैं, इसीलिए शायद प्रशासन को लगा होगा दिन में करा जाए, क्योंकि रात में किया जाए, क्योंकि रात में अलग मूड में होते हैं। तो रात में जब चल रहा था, दिन में जब कार्रवाई हुई, कांग्रेस के वकील भागकर पहुंच गए थे कोर्ट में जहांगीरपुरी में, और दंगाइयों को उसके बाद पहले कोर्ट में स्टे लिया गया
कि अवैध कब्जे ना गिरे। कांग्रेस के वकील थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े वकील, पहले उसको रुकवाया गया। उसके बाद कांग्रेस का एक डेलीगेशन, इमरान प्रतापगढ़ी, अजय माकन, इनके नेतृत्व में जहांगीरपुरी में कांग्रेस का डेलीगेशन गया और उस डेलीगेशन ने कहा कि हमको यह रिपोर्ट सोनिया गांधी जी को देनी है। अब आप कनेक्शन देखिए, जब हिंदुओं के प्रोसेशन पर हमला होता है उसकी सोनिया जी रिपोर्ट नहीं मांगती, जब हिंदुओं पर हमला होता है तो सोनिया जी जो है उसके लिए डेलीगेशन कांग्रेस नहीं भेजता। लेकिन क्योंकि अवैध कब्जे पत्थरबाजों के गिराए जा रहे थे तो कांग्रेस के वकील कोर्ट में जाकर उनको बचाते भी हैं, उसके बाद उनसे मिलने जाते भी हैं और उसके बाद सोनिया जी को रिपोर्ट भी देते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियों का शील्ड मिल रहा है ना पत्थरबाजों को, अतीकुर रहमान जी, समस्या वहां है। कम्युनिटी तो संभल जाएगी, कश्मीर में भी कम्युनिटी को संभल गई, लेकिन जहां पर जब दंगाइयों को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस लगती है ना तो दंगाई आगे बढ़ता है। ये मेरा अनुभव है। बोलिए कपीश जी, उसके बाद सैयद जवाद। अशोक भाई, सबसे पहली चीज तो ये कि इस देश के जो भी मुसलमान हैं, जितने मुसलमान, सब मुगल की उसमें कोई एक औलाद नहीं, सब भारतीय मुसलमान। तो जो आपने शायरी सुनाई थी और उसमें जिस फेज में सुनाया था मैं उसको कंडेम करता हूं। दूसरी बात, आरपी सिंह साहब को एक बात और हम बता दूं, ये जो पत्थरबाज थे ना, ये पत्थरबाज कश्मीर के अंदर पीडीपी के सरकार में जब आप उनकी सहायता कर रहे थे तो 8,500 मुकदमे इन पर से वापस लिए गए। कहां जा रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी, हमने उसी पीडीपी को लात मारी, उन्होंने नहीं छोड़ा, हमने लात मारी थी, ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। और दूसरी बात, आप कहते हैं मुगल की बात करते हैं, सारे हिंदुस्तान की, अभी हुमायूं कबीर ने बाबर के न्याय नहीं हो रहा है। अशोक भाई, आपके रहते अन्याय हो रहा है। नहीं, अभी बाबर के नाम से समय में बाबरी मस्जिद, मेरे समय में बोल रहे हैं, मेरे समय में बोल रहे हैं। मैं ये इन्होंने कहा, इनको मेरे शेर पे आपत्ति थी, अच्छा हुआ आपने, लेकिन मैं ये सवाल इनसे पूछता, पर आरपी सिंह जी ने सवाल, कपीश जी आप भाई बोलिए, जरूर बोलिए, लेकिन आपने जो शेर के, एक मिनट, आपने जो शेर के संदर्भ में कहा ना, उसमें यह भी बता दीजिए कि भारत में बाबरी मस्जिद जो बन रही है, अब जो बाबर के नाम पर बन रही है, वो हमलावर, वो आक्रांता, वो दुर्दांत, वो आतंकवादी बाबर जो है, उसके सम्मान में मस्जिद बन रही है और उसके लिए कौन कौन पैसे भेज रहा है वो जरा लिस्ट आप देख लीजिए। उसके बाद आप कहिएगा कि भारत में कोई मुगलों की संतानें यहां पर अभी भी पल रही हैं। बोलिए। मैं अशोक भाई आज भी कह रहा हूं, यहां भी 2 मुसलमान तो हमारे साथ बैठे हैं ना मेरे भाई, इनसे पूछो, ये उसकी मजम्मत करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? और ममता बहन को जो पता चला उनको निकाल करके किनारे किया। सर, इस देश जो आदमी बनवा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहा है। कपीश जी, इस देश में 2 बड़े मुस्लिम नेताओं ने यह कहा था कि बाबरी, और कांग्रेस ने कहा था संसद के अंदर कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराएंगे, कांग्रेस ने कहा था सर। और अगर मैं मुसलमान नेताओं का लिस्ट गिनाने शुरू करूं जिन्होंने कहा बाबरी मस्जिद पुनः गिनाएंगे, तो वो कौन थे जिनको बाबरी मस्जिद से प्यार था? बाबर की मस्जिद से क्यों प्यार है भैया आपको? और आप बात करते हैं कि भारत में कोई नहीं है। मैं अतीकुर रहमान सैयद जवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अतीकुर रहमान सैयद जवाद की, लेकिन इस देश में बाबर से मोहब्बत करने वाले बड़ी संख्या है सर। को समर्पित था आपका अशोक भाई, जो शेर था वो सारे मुसलमान कम्युनिटी को था। अगर किसी 2-4 को होता तो मैं नहीं बोलता, 2-4 तो हर कौम में अच्छे हो गद्दार। सर 2-4 नहीं है, माफ कीजिएगा सर। मैं एक बात कह रहा हूं दोस्त, मैं एक बात कह रहा हूं, मेरी बात आने दो। लोग कम है। हाँ, 2-4 अतीकुर रहमान जैसे लोग हैं सर, दिक्कत में आ गए। अतीकुर रहमान जैसे लोग 2-4 हैं, बाकी लोग सब वही। अबू आजमी कैसे हैं? अबू आजमी खुला सपोर्ट करते हैं औरंगजेब और बाबर का, क्या बात कर रहे हैं? अगर कोई गैर विधिक चीज कह रहे हैं तो क्यों नहीं जेल के सलाख के पीछे भेज दिए? भैया आप बताओ ना। एसटी हसन ये गिरिराज सिंह जो कहते हैं कि एक राम जाते हैं और दूसरा हम नाम नहीं लेंगे, आप समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। ये है शब्दावली। साध्वी निरंजना है, नाम साध्वी है, और क्या कहती है? और एक हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए महामहिम तो नहीं, उनको कहा जाता है वो ट्रंप के दोस्त, उन्होंने अल्पसंख्यक से तुलना की थी मुसलमानों से कुत्ते के पिल्ले। ना, वो तुलना आपने निकाली सर, उसको लेकर बहुत सारी आपने निकाली सर। यहाँ बैठे सारे समझ रहे हैं, आपके कह देने से थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, आप समझाते रहिए सर, आप समझाते रहिए। एक्शन से यही है। मैं एक बात कह रहा हूं अशोक भाई, मैं एक बात, देखिए कोई भी जो कार्रवाई हुई है, ईंट पत्थरबाजी हुई है, जिसमें प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उसकी निंदा हर एक व्यक्ति कर रहा है। लेकिन ये कहेंगे कि ये कॉन्स्पिरेंसी थी,
क्योंकि उसके अंदर मस्जिद गिराने की बात नहीं थी। लेकिन उन लोगों ने जो नाखून रगड़वाते हैं, जो अफवाह फैला के गणेश जी को दूध पिलाते हैं, जो सील बट्टा खटकाते हैं, वो हिंदू वोटों की राजनीति के लिए ये अफवाह फैलाते हैं। वो आज से नहीं, स्वतंत्रता के पहले से, थोड़ा चुल्लू पर पानी हो अपने पास तो लेकर डूबो। अरे आप डूबिए ना महाराज, हम कहाँ आपको मना कर रहे हैं? कपिल श्रीवास्तव, आपको हम मना नहीं कर रहे हैं। आप चुल्लू पर पानी ले लीजिए, आप चुल्ला पर पानी ले लीजिए, उसी में डूब जाइए। और कहा था मेरे बस का तो मैं और लोगों को मारता और उसमें डूब जाइए डूब मरिए कहीं जाकर पानी लीजिए, उसमें डूबिए। इसलिए आपको कह रहा हूं विरोधी मानसिकता आपने जो है दिया, अपने जहर को दिया, पूरा आदेश दिया, कोई हो तो मैं भेजता हूं तो पानी लीजिए, डूब मरिए जाकर कहीं पे। और दुनिया कोई आप बात कर रहे हैं। हो गया बस। उनको आपने सबकी आवाज बंद की, सबकी आवाज। मुझे एक ब्रेक भी लेना है, लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं। कपिल श्रीवास्तव जी, किसने जहांगीरपुर ये जो तुर्कमान गेट पर जो हमलावर थे, किसने विरोध किया? किसने कहा कि इनको उठा के एक नेता अपने तरफ वाला दिखाइए, जिसने कहा कि जो लोग पत्थरबाज थे उनको जेल में बंद कीजिए। और मैंने 3 दिन पहले भी कहा था, जब जेएनयू में नारे लगे तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि ये तो जी आरएसएस के लोग हैं, लेकिन जब उनकी धरपकड़ शुरू हुई तो उनके लिए छाती पीटने के लिए मैदान में आ गए। अगर आरएसएस के लोग हैं तो उनके लिए छाती क्यों पीट रहे हो भाई? और अभी जब ये पकड़े जाएंगे ना, ये क्या नाम थे किसका, ये हाजी सलमान, ये ऐमान रिजवी, खालिद मलिक, जब ये पकड़े जाएंगे ना, जिनको कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे थे, सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव और उसके बाद सैयद जवाद छाती पीटेंगे। अरे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये तो मुसलमान है इसलिए पकड़े जा रहे हैं। इन लोगों की ये आदत है, झूठ पर झूठ मत बोलिए सर। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, सैयद जवाद आपके पास। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टूक आप देख रहे हैं एक्शन देखिए रिएक्शन, दंगाई से क्या कनेक्शन, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सैयद जवाद बोलिए। जी अशोक भाई, देखिए बहुत सी आपने बातें आज बड़ी आपत्तिजनक बोली, जो आपने आवेश में बोल दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे पत्रकार को, वरिष्ठ पत्रकार को, थोड़ी सी शब्दों के साथ जो है चयन जो है शब्दों का बहुत अच्छा करना चाहिए। वो है ना, जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। देखिए, आप मानिए या ना मानिए, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर और दिल्ली के अंदर जिस तरीके की नजीरें पेश करी जा रही हैं, वो नजीरें। एक मिनट सिर्फ सैयद जवाद सिर्फ एक इंटर नहीं, मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक आपने जो अरे सुनिए तो सही, मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ। आप मेरी आपत्तिजनक बातें भी जरा बता दीजिए ताकि मुझे भी पता चले मैंने क्या आपत्तिजनक, उसके बाद अपनी बात मेरी बात निकल जाएगी, आप रिकॉर्ड करके देखिए, मैं पूरी बात कह दूं। बोलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए, और पूछिएगा कौन कौन से मुकदमों में उनके नाम थे। यहीं फतेहपुर के अंदर हमला होता है मकबरे के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आता है, कोई कार्रवाई साफ नहीं होती, लिखते हुए नाम तक नहीं होता। बहराइच के अंदर दंगा होता, भारतीय जनता पार्टी का नेता खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो है नाम लेता है, रिपोर्ट में दर्ज करवाता है, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग और खुद
संघ से जुड़े लोग जो है पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, मंदिर को लेकर के कई पुलिस वाले घायल होते हैं। देख लीजिएगा उत्तरकाशी के अंदर, रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा जाके, कोई कार्रवाई नहीं होती। तमाम ऐसी नजीरें दे दूंगा। तब ऐसे लोग और खुद इनकी पार्टी में ऐसे ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो खुलेआम दंगा भड़काने की बातें करते हैं। अरे ये वो पार्टी के लोग हैं जो चुने हुए सांसद को सदन के अंदर गालियां देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सही जवाब, ठीक है, ओके, सही जवाब। करण वर्मा, सही जवाब। एक मिनट आपकी बात होगी। करण वर्मा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मुझे जल्दी से 30 सेकंड में बता दीजिए कौन सी बात मेरी आपत्तिजनक थी। वो जो दौलत नई आई है जिसके लिए आपने फिर से वो नई दौलत वाला पुराना शेर जो मारा, एक बार बता दीजिए कौन सी आपत्तिजनक थी। ये जिस चीज पे आपत्ति कपीश भाई ने भी बताई, आप मुगलों से जोड़ करके अपने एक एजेंडा जो सेट करते हैं यहाँ की अकलियतों को टारगेट करने के लिए, ये किस वजह से कहते हैं? चलिए करण वर्मा रिस्पॉन्ड करेंगे तथ्य के साथ 2 तथ्य दे रहा हूं। ओके सर, अब समय कम है, ठीक है सर, हो गई आपकी बात। आवाज बंद कर दीजिए। 2 तथ्य दे रहा हूं जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। एक है 30 दिसंबर 2012 को, कपीश जी डेट याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी एक रेजोल्यूशन पास करती है। अबू आजमी और आजम खान उसको लीड करते हैं कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, हमें बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद दोबारा बनानी है। आपने रेजोल्यूशन पास किया है। और जब औरंगाबाद का नाम बदला जाता है संभाजी नगर पे, तो बाला साहब थोराट जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस का चीफ है, वो एक रेजोल्यूशन पास करता है इसको कंडेम करते हुए। अब कौन सी पार्टियां खड़ी हैं मुगलों के साथ? सामने है दोनों उदाहरण, रेजोल्यूशन पास है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। पार्टी के फोरम पे नहीं, अरे कम से कम ये विवेक की बात कर लेते, इतनी विवेक की बात कर लेते। तारीख के साथ बताया मैंने तो देखिए तारीख के साथ प्रमाण दिए गए हैं। अगर इस देश में मुगलों के गान गाने वाले लोग हैं तो अशोक श्रीवास्तव उनको शेर भी सुनाएगा। आपत्तिजनक लगे तो लगे, लेकिन मैं फिर से डंके की चोट पे कह रहा हूं, अतीकुर रहमान जैसे लोग गिने चुने हैं जो सेंसिबल बात करते हैं, सेंस से बात करते हैं। लेकिन बाकी लोग यहां पर जो है जो दंगे भड़काते हैं, जो एक्शन का रिएक्शन बताते हैं, वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। उनके खिलाफ तो अशोक श्रीवास्तव बार बार बोलेगा कि वो मुगलों के वंशज हैं, क्योंकि मुगल भी इसी भाव से आए थे कि भारत के मंदिर तोड़ने हैं, भारत के गौरव को तोड़ना है, भारत के गुमान को तोड़ना है। और वही मानसिकता आज भी है। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।